जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अहिर रेजिमेंट के बारे में। ये बात तो आप लोग बड़े ही अच्छे से जानते होंगे कि पिछले 50 दिनों से भी अधिक गुरुग्राम के खेड़की दौला में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन हेतु एक आंदोलन अहिर समाज की तरफ से चलाया जा रहा है। अभी तक मैं समझता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन करने का रिकॉर्ड किसान आंदोलन के नाम रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन के बाद अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक चलने वाला आंदोलन कोई है तो सही संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चे के द्वारा किया जा रहा अहिर रेजिमेंट का आंदोलन हो सकता है। इन पूरे 50 दिनों के दौरान भारत की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के अंदर गुरुग्राम के खेड़की दौला में चल रहे आंदोलन का सपोर्ट करने का काम किया है। तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इस आंदोलन को सपोर्ट करने का काम किया है। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि अभी तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी ने, किसी बीजेपी के नेता ने अभी तक इस आंदोलन के सपोर्ट में कोई भी बयान ना तो बाहर दिया है, ना ही संसद के अंदर दिया है, और ना ही भारत सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा से बात करने की कोशिश की है। दोस्तों, अमूमन होता यह है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो जिस भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाता है वो सरकारें आंदोलनकारियों से बात करने की कोशिश करती हैं, उनकी डिमांड को समझने की कोशिश करती हैं और उनके आंदोलन को ख़त्म कराने का प्रयास करती हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। और गौर करने वाली बात तो दोस्तों ये है कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में ये आंदोलन हो रहा है वो अहिरवाल का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के 90% यादव बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार इन लोगों से बात नहीं कर रही है और बनाना तो छोड़िए, कम से कम उनकी डिमांड को सुने तो सही, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें आज तक एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, तमाम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्होंने भी अभी तक इस आंदोलन को जिस तरीके से कवरेज करना चाहिए उस तरीके से कवरेज नहीं किया है। प्रमुखता से इस आंदोलन की खबरों को दिखाने का काम नहीं किया है। मैंने अभी तक देखा है कि सिर्फ एनडीटीवी ने एक आर्टिकल इस आंदोलन से जुड़ा अपने चैनल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला था। लेकिन इसके अलावा ना तो एनडीटीवी ने और ना ही किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन से जुड़ी खबरों को ना तो इसके ऊपर डिबेट की है, ना कोई भी प्राइम टाइम शो चलाया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप ने इस खबर को अपने चैनल के ऊपर दिखाने का काम किया और लल्लन टॉप के संपादक यानी सौरभ द्विवेदी ने एक वीडियो के अंदर इस खबर को दिखाया। लेकिन वो वीडियो जब मैंने देखी तो उस पूरी वीडियो के अंदर लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी, उनका पूरा फोकस इस बात को साबित करना था कि कैसे भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बन सकती है, अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकती है। उन्होंने तमाम ऐसे तर्क देने की कोशिश की जिससे वो साबित करना चाहते थे कि भारत की सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट की मांग गलत है और ये नहीं बन सकती है। मैं एक बात आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकारें कब किसी आंदोलन के सामने झुकने का काम करती हैं या कब उसकी डिमांड को मांगने का काम करती हैं। जब सरकारों को ये लगता है कि किसी आंदोलन से या तो उनकी छवि खराब हो रही है या तो उनको कोई भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जैसे भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापस लेने का काम किया। यानी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके आगे झुके, भारत की सरकार झुकी, जिसको बहुत मजबूत सरकार माना जाता है। लेकिन वो इसलिए झुकी
क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये लगा कि अगर हम इनके आगे नहीं झुकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश था या तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें भारत सरकार को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम इनकी बात को नहीं मानते हैं तो उसके बावजूद हमें कोई भी राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। इसीलिए भारत की सरकार ने अभी तक आंदोलनकारियों से बात नहीं की है, ना तो कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा है। दोस्तों, विशेषकर आज की इस वीडियो में जो लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने अपने तर्क दिए हैं कि सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग करना गलत है और सेना में अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकती है, उनके तर्कों के जवाब हम अपने तर्कों से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने इस संबंध में क्या तर्क देने की कोशिश की है। अहिर रेजिमेंट मोर्चा की बात सही है, लेकिन आधी। ये बात सही है कि भारत की सेना में जाति के आधार पर भर्तियां होती हैं, रेजिमेंट भी हैं, लेकिन ये हमारे औपनिवेशिक इतिहास की देन है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो दोस्तों, लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी का यह कहना है कि जो भी जाति आधारित रेजिमेंट आज की डेट में भारत की सेना के अंदर है, ये भारत की आज़ादी के बाद नहीं बनाई गई हैं। ये सारी जाति आधारित रेजिमेंट भारत की आज़ादी से पहले, यानी अंग्रेजों के शासन काल में, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि सौरभ द्विवेदी भैया, अगर अंग्रेजों ने कोई गलत काम किया था, यदि कोई ऐसी चीज़ की थी जो कि गलत थी, जैसा कि आप मानते हैं कि सेना के अंदर जाति आधारित रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, तो मेरा सवाल और सिंपल सा ये कहना है कि जब भारत को आज़ादी मिल गई, जब भारत आज़ाद हो चुका है, तो आज़ादी के बाद भारत की सरकारों ने या भारतीय सेना ने क्यों ये जाति आधारित रेजिमेंट को बरकरार रखा, क्यों नहीं इसे ख़त्म कर दिया गया? क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर कई कुप्रथाएं भी चलती थी, कई ऐसी चीज़ें चलती थी जो समाज के अंदर ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज ने उसका बहिष्कार करना शुरू किया। ज़रूरत पड़ी तो हमारे सरकारों ने उसके खिलाफ कानून भी लेकर आए और ऐसी तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सेना के अंदर जाति आधारित रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, तो भारत की आज़ादी मिलने के बाद क्यों भारत की सरकारों ने या भारतीय सेना ने इन रेजिमेंट्स को ख़त्म करने का काम क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, देखिए कि इस तर्क का जवाब सौरभ द्विवेदी ने किस तर्क से देने की कोशिश की है। सवाल ये पूछा जाता है कि जब भारत में संविधान जाति का भेद नहीं करता, तो फिर आज़ादी मिलते ही जाति आधारित रेजिमेंट्स को भंग क्यों नहीं कर दिया गया? इसका जवाब यह है कि भारत को आज़ाद होते ही बड़े बड़े युद्ध लड़ने पर मजबूर किया गया। दुनिया तब कहती थी भारत जैसा विविधता से भरा देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा और 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए तब यह फैसला लिया गया कि सेना में अचानक कोई ऐसा बदलाव ना किया जाए जिससे उसकी ताकत या अनुशासन पर असर पड़े। जो भी सुधार किए जाए उनमें संयम रखा जाए, क्रमशः हो। तो दोस्तों, सौरभ द्विवेदी जी का साफ साफ ये कहना है कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भारत की सेना को, भारत को कई सारे युद्धों में जाना पड़ा और उस वक्त की सरकार और उस वक्त की भारतीय सेना को ऐसा लगा कि भारतीय सेना का जो सिस्टम है उसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है छेड़छाड़ करने से जो सेना का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़े। तो मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं, ये तर्क को मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलो ठीक है, उस समय भारत की सेना को कई सारे तत्कालिक आंदोलनों में, तत्कालिक जो युद्ध हैं उनमें जाना पड़ा, लेकिन अब तो भारत को 75 साल से भी ज़्यादा आज़ादी के हो चुके हैं। इतने सालों में क्यों नहीं इन जाति आधारित रेजिमेंट को ख़त्म किया गया? दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इतने सालों तक क्यों नहीं इन जाति आधारित रेजिमेंट को ख़त्म किया गया। इसका मुझे एक कारण नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार या कोई भी सरकार इसलिए जाति आधारित रेजिमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहती है कि कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन जाति आधारित रेजिमेंट को हमने ख़त्म कर दिया या इनका नाम बदल दिया, तो जिस जाति की रेजिमेंट है उस जाति के लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और उस जाति के लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और इसी डर से मुझे लगता है कि किसी भी सरकार ने, उनको ऐसा लगा होगा कि उनको कोई राजनीतिक नुकसान ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने ये जाति आधारित रेजिमेंट ख़त्म नहीं किया है।
इसके अलावा मुझे कोई और कारण नजर नहीं आता है। इसके बाद भी सौरभ द्विवेदी ने एक और तर्क दिया है, जरा उसको भी आप देख लीजिए। रही बात जाति स्वाभिमान के प्रश्न की, तो वो इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि अहीर पहले से सेना में है। उन्हें सेना में न लिया जा रहा होता, भेदभाव होता, तब इस मांग को स्वाभिमान का प्रश्न बनाकर रखा जा सकता था। सौरभ द्विवेदी जी का यह कहना है कि कोई भी रेजिमेंट होती है, कोई भी जाति आधारित रेजिमेंट हो या किसी प्रकार की रेजिमेंट हो, उसमें सिर्फ उस जाति के लोगों की भर्ती नहीं होती है। इसीलिए जो अहीर समाज के लोग हैं उनको जाति आधारित रेजिमेंट की मांग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भाई उनकी जाति का भी भर्ती सेना के अंदर हो रही है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सौरभ भैया, पूरे यादव समाज को ये बात पता है। आप क्या सोचते हैं कि हम लोगों को ये बात नहीं पता है? अरे भैया, हमें भी ये बात पता है कि कोई भी रेजिमेंट हो उसमें सभी जातियों की भर्ती की जाती है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि हमारी जाति की भी रेजिमेंट बना दो और उसमें तमाम जातियों की भर्ती करो। आपने एक बात नहीं बताई सौरभ भैया कि कोई भी जाति आधारित रेजिमेंट होती है तो जिस जाति की रेजिमेंट होती है उसमें वरीयता उसी जाति को दी जाती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी जाति के सैनिकों की उस रेजिमेंट के अंदर होती है। तो हम भी यही मांग कर रहे हैं, हमारी भी एक रेजिमेंट बना दो, एक अहीर रेजिमेंट बना दो, उसमें जाटों की भी भर्ती कर लो, उसमें गुजरों की भी भर्ती कर लो, उसमें राजपूतों की भी भर्ती कर लो। हम कहाँ मना कर रहे हैं? इसके बाद दोस्तों एक और तर्क दिया जाता है कि अगर भारत की सरकार ने अहीर रेजिमेंट की गठन कर दी तो उसके बाद तमाम जितनी भी दूसरी जातियां हैं वो भी सेना के अंदर अपनी जाति की रेजिमेंट की डिमांड करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो भी इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि जब से भारत को आज़ादी मिली है किस जाति ने सेना में अपनी रेजिमेंट की डिमांड की है? मैंने दोस्तों आज तक किसी भी जाति को सेना में अपनी जाति की रेजिमेंट की डिमांड करते हुए नहीं देखा है, सिवाय अहीर समाज के द्वारा। सिर्फ अहीर जाति एक ऐसी जाति है जिसने आज़ादी के बाद लगातार कई बार अहीर रेजिमेंट के लिए धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, रैलियां निकाली हैं, कोर्ट में गए हैं, तमाम ऐसे प्रयास करने की कोशिश की है जिससे भारत की सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो सके। दूसरी किसी भी जाति ने आज तक अपने जाति की रेजिमेंट बनाने के लिए कोई संघर्ष, कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि तमाम जाति के लोग, जो दूसरी जाति के लोग हैं, उन तमाम जाति के लोगों की संख्या सेना के अंदर उस तरीके की नहीं है। आप मुझे बताइए कि सेना के अंदर कौन लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं? सेना के अंदर जो सिपाही लेवल के लोग होते हैं वो अधिकतर गरीब परिवार के लोग होते हैं। जो बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े बनिया होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके बच्चे कभी भी भारत की सेना में नहीं जाते हैं सिपाही लेवल पे। उनके बच्चे या तो बिजनेस करते हैं या तो पॉलिटिशियन बनते हैं। सेना में जाकर कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता है। अहीर जाति के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? अहीर जाति के लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने सीने के ऊपर गोली खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके कंधे पर उनके नाम की रेजिमेंट बना दी जाए। सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि या तो हमारी जाति की भी रेजिमेंट बना दो जैसे सबकी बनी हुई है, नहीं तो यदि आप समझते हैं कि जाति आधारित रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए तो जो भी जाति आधारित रेजिमेंट हैं उनको बदल दिया जाए, उनके नामों को बदल दिया जाए। मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ, सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो भी जाति आधारित रेजिमेंट हैं इनका नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर कर दिया जाए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अमेरिका में और कई ऐसे देशों में, वहाँ पर जो रेजिमेंट्स होती हैं उनके नाम या तो महापुरुषों के होते हैं या ऐसे शख्स के होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कोई बड़ा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि भारत में भी इस काम को किया जा सकता है। न जाति आधारित रेजिमेंट रहेगी, न कोई जाति आधारित रेजिमेंट की डिमांड करेगा। आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर ओम यादव के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको द ओम यादव शो के नाम से आईडी मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।